गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चे। इस कोरोना में आप सुरक्षित रहिए, चलिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। आइए, चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था बच्चे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका लेक्चर नंबर हम 8 डिस्कस करेंगे। और आज मेरा टॉपिक होगा 19 नंबर एंड 20 नंबर। 19 नंबर आपको गुड्स बताएंगे और 20 नंबर स्टॉक या इन्वेंट्री, दोनों की है, इसके बारे में बताएंगे। तो आज दो ही पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए समझते हैं सबसे पहले गुड्स किसे कहते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, डिफिनीशन जरा देख लेते हैं। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड that are purchased or manufactured with the purpose of selling, also known as stock in trade। गुड्स के बारे में एक तो डिफाइंड है, ये एक फिजिकल स्टॉक है, आइटम है जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है, जिसको खरीदा गया है सिर्फ और सिर्फ बेचने के मकसद से। अगर कोई चीज बेचने के मकसद से परचेस किया गया है या मैन्युफैक्चर किया गया है, उसको बोलते हैं गुड्स। एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझिएगा, तब आप जाके क्लियर हो जाएगा गुड्स किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक शॉप है, एक इलेक्ट्रिक शॉप है जो पंखा, तार, बल्ब वगैरह बेचता है। अब इलेक्ट्रिक शॉप समझते ही होंगे, तो तार बत्ती, बिजली बत्ती, ये सब बेचता है। तो वैसी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक कल सामान जो बेचता है ना, उस दुकानदार के लिए वो जो सामान वो रखा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे बल्ब, फैन, तार, वायर, ये जो स्विच, वो जितना भी सामान वो रखा है अपने दुकान में, वो गुड्स के कैटेगरी में आएगा। वही हमारे घर में बिजनेस के अंदर अगर वो उस चीज का हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम मान लो मेरा दुकान है कपड़े का और हमने लगा रखा है फैन, तो वो फैन हमारे लिए एसेट्स होगा। लेकिन वही फैन जो बिजली के दुकानदार है, जो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचता है, उसके लिए वो गुड्स होगा। पहली बात क्लियर हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि मान लो बिल्डिंग। अब बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है, लेकिन एक बिल्डर जिसका काम है बिल्डिंग बनाना और बेचना, उसके लिए बिल्डिंग बेचा गुड्स होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये स्टेशनरी है, ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये पेन देख रहे हैं, स्केल देख रहे हैं, ये सब स्टेशनरी का आइटम है। तो जो भी स्टेशनरी के आइटम्स वाला जो स्टेशनर बेचता है, तो जो भी स्टेशनर जो स्टेशनरी दुकान पे बैठता है, वो व्यक्ति के लिए स्टेशनरी का सामान गुड्स के कैटेगरी में आएगा, और हमारे लिए ये छोटे छोटे चीज है, इसलिए खर्चे हो गए। बात समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल हमको लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये आरा मशीन का आप नाम सुने हैं, जहां पे बड़ा बड़ा लकड़ी का मोटा मोटा गट्ठा को काट के प्लैंक्स बनाया जाता है, पटरा बनाया जाता है, फिर उससे कुछ ना कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वो जो आरा मशीन है, जहां पे लकड़ी को काटा जाता है और मतलब बड़ा बड़ा पेड़ को लाया जाता है काट के, और उसमें से पटरा टाइप का इस तरह से प्लैंक्स बनाया जाता है काट काट के, और फिर इससे कुछ ना कुछ ढांचा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लैंक्स आप देख रहे हैं, और इसके मदद से अगर वो जो आरा मशीन वाला है, जो लकड़ी का बनाता है, लकड़ी काटने वाला काम करता है, जो मशीन रखा है, उसके लिए ये लकड़ी जो है ना गुड्स है। लेकिन यही लकड़ी से वो अगर अपना दुकान में अगर सोफा बना देता है, वो कुर्सी बना देता है, चेयर बना देता है, टेबल बना देता है, तो वो उसके लिए एसेट हो जाएगा। उसके लिए गुड्स कब होगा बच्चे, जब वो प्लैंक्स काट के बेचने के मकसद से रखा है। तो इसका मतलब हुआ, घुमा फिरा के एक ही बात आ रहा है क्लियर, कि अगर कोई सामान हमने बेचने के मकसद से खरीदा है या मैन्युफैक्चर किया है, तो वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं। एक कपड़े की दुकानदार के लिए कपड़ा गुड्स होगा, लेकिन जो बल्ब लगाया है, एयर कंडीशन लगाया है, सोफा सेट लगाया है, वो सारा उसके लिए एसेट्स होगा।
एक और एग्जांपल बता दे, एक गोल्ड का जो दुकान है, आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा पीसी ज्वेलरी वगैरह वगैरह बहुत सारा होता है, तनिष्क वगैरह होता है। ये जो तनिष्क वगैरह वाले जो ज्वेलरी शॉप आप देख रहे हैं, गली मोहल्ले के भी जो ज्वेलरी शॉप देख रहे हैं, ये करोड़ों की ज्वेलरी अपने शॉप में रखते हैं। लेकिन वो गोल्ड का या डायमंड का जो भी वो ज्वेलरी रखे हैं, उनके लिए वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वही ज्वेलरी, वही गोल्ड, वही डायमंड अगर आप खरीद के लाते हो तो आपके लिए वो एसेट्स होगा। अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हो, यहां लिखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब वो जो सामान है वो बेचने की मकसद से है तो वो गुड्स है। अगर आपका मकसद बेचना नहीं है, उसको यूज करना है या किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में यूज करना है या तो उसका बेनिफिट उठाना है, तो वो एसेट्स हो जाएगा या कुछ कुछ खर्चे हो जाएंगे। जैसे कि स्टेशनरी वगैरह आप अगर खरीदते हैं तो वो आपके लिए खर्चा है, लेकिन वही स्टेशनरी उस स्टेशनर के लिए, उस दुकानदार के लिए गुड्स होगा। तो वो एकदम क्लियर रखिएगा, गुड्स किसे कहते हैं, एकदम क्लियर रखिएगा। शॉर्ट में, एकदम कंसाइज में अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी सामान बेचने की मकसद से खरीदा गया है वो गुड्स होगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भाई स्टॉक क्या होता है। जरा हम एक बात बता दें, तो स्टॉक एक टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट मतलब भाई, टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप टच कर सके, छू सके। तो स्टॉक का मतलब होता है जो आपने बेचने के पर्पज से बिजनेस में लाया है, लेकिन अभी बिका नहीं है, अपने दुकान में पड़ा हुआ है, लेकिन आप बेचेंगे, बस दुकान में पड़ा हुआ है, तो वो कहलाता है स्टॉक। बात समझ रहे हैं? तो स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। हेल्ड मतलब उसके पास है, बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल in the ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale। या तो ऑर्डिनरी कोर्स मतलब सेलिंग पर्पस के लिए ही है, या आप उसको रखे हुए हैं कि आप उससे कुछ बनाएंगे, प्रोडक्शन में यूज करेंगे, तो वो कहलाता है स्टॉक। स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं। कंपनी में जाइएगा तो इन्वेंट्री ही टर्म यूज होता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक दो तरह का होता है बच्चा। एक होता है बच्चे, अकाउंटिंग के लिए हम बता रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं, अकाउंटिंग के लिए हम बता रहे हैं। अकाउंटिंग जब आप कीजिएगा ना, मतलब लिखिएगा, तो स्टॉक दो तरह का आप देखिएगा। एक होता है बच्चे ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का चक्कर क्या होता है, उसके लिए आपको दो चीज सीखना होगा। पहले तो समझ लो डिफिनीशन। इट इज द स्टॉक इन हैंड। वहां था स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स में स्टॉक इन ट्रेड था और स्टॉक इन हैंड है। ठीक है, मतलब ये पड़ा हुआ है, अभी बिका नहीं है। ठीक है, ये गुड्स ही है लेकिन अभी आपके हाथ में है, तो उसी को बोलते हैं स्टॉक। तो जो साल के शुरू में आपके पास पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो साल के लास्ट में पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ डिफिनीशन देख लीजिए। इट इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, इट इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ करेंट अकाउंटिंग पीरियड। अब जरा समझते हैं ध्यान से। अकाउंटिंग पीरियड जैसे कि हमने बताया है, जैसे कि मेरे बच्चे, मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड बताया है, दो तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं, एक कैलेंडर ईयर और एक फिनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होता है बच्चे, फिर से मैं बता दूं, जनवरी से लेके दिसंबर तक, और जो फिनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। ठीक है ना? तो कोई भी आप इस्तेमाल करें, चाहे वो फिनेंशियल ईयर इस्तेमाल करे या कैलेंडर ईयर इस्तेमाल करे, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। मान लो दोनों में 12 महीना जनरली है, तो ये जो 12 महीना आप देख रहे हैं ना बच्चे, ये जो अकाउंटिंग पीरियड आप देख रहे हैं, तो जरा हम समझते हैं ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं, इसके बेसिस पे। ठीक है बच्चा, जरा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, इस प्लेस में देखिए, हमने लिया, मान लेते हैं फिनेंशियल ईयर, हमने लिया है फिनेंशियल ईयर। ठीक है बच्चा, अब हम फिनेंशियल ईयर लिए हैं तो मेरा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। इसके बीच में 12 मंथ होता है बच्चा।
खैर ये हमको बताना नहीं है। हमने 12 महीना का अपना फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड लिया है। क्या लिया है बच्चे? 12 महीना का हमने अकाउंटिंग पीरियड लिया है, ठीक है ना। अब इस पीरियड के दौरान अगर इस डेट को, ये मेरा करंट ईयर है, अब करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर क्या होता है जरा ये भी समझ लीजिए। मेरा करंट ईयर 20-21 है, प्रीवियस ईयर हो सकता है 19-20 या 18-19, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ईयर आपका 21-22 होगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च जाता है तो 2 साल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 है, ये 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 है, ये 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कैलेंडर ईयर करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है, ठीक है ना। तो ये हम करंट ईयर का बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कहां से कहां तक बच्चे? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। तो इस डेट को अगर कोई स्टॉक आप देख रहे हैं, आप इस डेट को स्टॉक देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और इस डेट को आप देख रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है ना, अगले साल मतलब 21-22 के शुरुआत में, मतलब 1 अप्रैल 2021 को यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में बदल जाएगा। 31 मार्च के एक दिन बाद 1 अप्रैल 2021 पड़ेगा, 31 मार्च 2021 के बाद 1 अप्रैल 2021 पड़ेगा। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए यही क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पुराना बिजनेस है तो, नया बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। अब दुकान शुरू में ही शुरू की है तो शुरुआत में आपके पास स्टॉक कहां से आएगा? लास्ट ही में बचेगा। लेकिन स्टॉक जो बिजनेस 1 साल से पुराना हो, उसमें साल के शुरुआत में अगर कोई स्टॉक पड़ा हुआ है अनसोल्ड तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और साल के लास्ट में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। हर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अगले साल के लिए बन जाता है, ठीक है ना बच्चे। तो ये मेरा, अगर हम कैलेंडर ईयर लेते तो 1 जनवरी से लेते 31 दिसंबर तक, है ना। मान लो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 हुआ, ठीक है। तो यानी कि ये जो इस डेट को हुआ स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, इस डेट को जो पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक होगा। ये जो ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, ये 31 दिसंबर 2019 का यही ना क्लोजिंग स्टॉक होगा जो इस साल हो गया ओपनिंग स्टॉक। बात समझ रहे बच्चे? 31 दिसंबर 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 जनवरी 2020 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, इस साल के लिए 2020 के लिए। एकदम क्लियर हो गया ना। यानी इसके लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए ओपनिंग स्टॉक, फिर इसके लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का झंझट हमको लगता है कि समाप्त हो जाना चाहिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री में बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। स्टॉक और इन्वेंट्री जो होता है ना वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले तो स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। जो स्टॉक आपने बेचने के लिए रखा है, सामान, रेडीमेड सामान आपके पास तैयार है, उसको बोलते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। जरा डिफिनेशन देखते हैं। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसेप्ट, ट्रेडिंग कंसेप्ट मतलब होता है वैसा बिजनेस जो खरीद के लाता है और डायरेक्ट बेच देता है, मतलब बनाने वाला काम नहीं करता है, जो खरीद के लाया और डायरेक्ट बेच दिया। उसके लिए गुड्स किसको बोलते हैं, स्टॉक किसको बोलते हैं, या गुड्स या इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? तो जो उसमें बिका नहीं है, अनसोल्ड है, जो उसका अनसोल्ड गुड्स है उसी को बोलेंगे स्टॉक, ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके लिए स्टॉक किसको बोलेंगे? जो प्रोसेस हो गया, मतलब तैयार हो गया है लेकिन अभी बिका नहीं है, अभी पड़ा हुआ है गोडाउन में। मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है लेकिन बिका नहीं है, गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। और इसका वैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसको आप लर्न कर लीजिए, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। दो चीज, कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है ना
कि बुक वैल्यू दिया है 10,000 और रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है 12,000, तो दोनों में जो कम होता है उसी पे वैल्यूएशन किया जाता है। मतलब हमको रिकॉर्डिंग 10,000 करना है, तो ये लाइन है, बस इसको याद कर लीजिए, इस पे एनालिसिस नहीं करना है क्या होता है। बस आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई कॉस्ट है 10,000, रियलाइजेबल वैल्यू है 8,000 या 12,000, कुछ भी रह सकता है। तो जो दोनों में कम है उसी पे रिकॉर्डिंग होता है, बस इसको याद रखना है। अब आते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। भाई ये था स्टॉक ऑफ गुड्स और ये है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दोनों में अंतर है बच्चे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब अलग अलग चीज है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो आपने गुड्स लाया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, रॉ मटेरियल लाया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन अभी वो पड़ा हुआ है, आपने उससे कुछ बनाया नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं आप कपड़ा खरीद के लाए हैं और उससे एक शर्ट बनाना है, लेकिन अभी तक आप सिए नहीं है, अब वो कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो होगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझ गए? समझ गए बच्चे? आप लकड़ी खरीद के लाए हैं, आप उससे सोफा तैयार नहीं किए हैं, तो वो लकड़ी आपके लिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। लेकिन आप सोफा तैयार कर दिए हैं, बिका नहीं है, उसको बोलेंगे स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी और गुड्स। क्लियर हो गया? तीसरा होता है बच्चा स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आपके पास कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी है, ठीक है, उस लकड़ी से कुर्सी बनाना तैयार कर दिया है, लेकिन अभी तक कुर्सी का हैंडल नहीं जोड़ा है, पैर नहीं जोड़ा है। जो चेयर आपका है, आपने उस चेयर का हैंड नहीं लगाया है, लेग नहीं लगाया है, बस कुछ ढांचा तैयार कर दिया है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब वो फिनिश के कगार पे अभी पार्टली फिनिश है, कुछ ही हिस्सा उसका फिनिश हुआ है, बाकी हिस्सा पड़ा हुआ है। तो इसकी वैल्यूएशन रूल से अलग होती है। इन दोनों की वैल्यूएशन जो दोनों में कम हो, देखो यहां से भी एरो लगा के यहाँ किए हैं, मतलब इन दोनों चीज का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर लोअर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, यानी कि घुमा फिरा के कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होगा, जो दोनों में लोअर होगा, उसी पे हम वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है ना? चाहे स्टॉक ऑफ गुड्स का हो या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का हो। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस का अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इट इज वैल्यूड एट एन एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसकी दाम जोड़िए, उसमें जितना लेबर लगा है उसकी दाम जोड़िए, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है, जैसे कि बिजली लगा होगा, फ्यूल लगा होगा, मशीन उसीन से कर रहा है, तो वो सारे चीजों को जोड़िए और जो वैल्यू आएगा उसी को जोड़ के वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन किया जाता है। काम की बात बता दे बच्चे, आपको वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल ये आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, 11th में भी नहीं पढ़ना है और 12th में भी नहीं पढ़ना है, लेकिन दोनों जगह आपको डिफिनीशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में 2nd चैप्टर में दिया हुआ है, वहां कंपनी वाला बुक जब पढ़िएगा तो 3रे चैप्टर में 1st चैप्टर में दिया हुआ है, जहाँ पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के अकॉर्डिंग जो होता है उसमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट उसमें दिया हुआ है उस चैप्टर में। तो कहने का मतलब आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, आपको तो बस जानना है कि जो मेरा स्टॉक है वो 3 तरह का होता है। पहला तो स्टॉक ऑफ गुड्स, दूसरा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और तीसरा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जो बनके तैयार हो गया, जो रॉ मटेरियल लाया और जो आधा बना, चाहे यू बोलो रॉ मटेरियल, जो आधा बना और जो पूरा बना। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बात करें तो ट्रेडिंग कंसर्न अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अलग होता है। 2 तरह का बिजनेस होता है, एक वो जो बना बनाया सामान को बेचता है वो, और एक वो जो खुद से माल बनाता है और फिर बेचता है। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई बेटा। तो मैं आपको बता रहा था, एक होता है बच्चा वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश्ड गुड्स। ये तीनों अलग अलग हुआ ना। रॉ मटेरियल लाए, उसका गुड्स पड़ा हुआ है तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया। आपने कुछ सामान बना लिया लेकिन आधा ही बना पाया तो वो हो गया, उसका भी स्टॉक पड़ा हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं आपका काम है चेयर बनाना, आपने एक लकड़ी लाया तो वो उसका स्टॉक लकड़ी पड़ा हुआ है तो वो हो गया रॉ मटेरियल का स्टॉक। ठीक है बच्चे? और आपने आधा चेयर बना लिया, हैंड नहीं लगाया या पैर नहीं लगाया, मतलब कुछ कुर्सी में कुछ काम कर दिया लेकिन पूरा कुर्सी आपका तैयार नहीं है, चेयर बन के तैयार नहीं है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस के कैटेगरी में आएगा।
और एक वैसा भी चेयर होगा जो आप पूरा बना दिए हैं, बस बिका नहीं है, बस आपके दुकान गोडाउन में पड़ा हुआ है, अभी बिका नहीं है, बस गोडाउन में बन के तैयार है, बिकने वाला है, तो उसको भी बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चा, घुमा फिरा के बोलो तो अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स जो बिका नहीं है माल, उसको बोलते हैं स्टॉक। लोग बोलते हैं ना मेरे पास स्टॉक में इतना सामान है, पड़ा हुआ है। कोई दुकानदार के बोलचाल वाला भाषा को आप सुनिएगा तो पड़ेगा मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है, मेरे स्टॉक से खत्म है। इसका मतलब क्या हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ है यानी कि अनसोल्ड है। स्टॉक खत्म है मतलब बिक गया, पूरा बिक गया, मेरे पास कुछ सामान अवेलेबल नहीं है। तो एकदम क्लियर हो गया बच्चे, स्टॉक तीन तरह का हो गया ना, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस जो आधा अधूरा बना हुआ है, फिनिश गुड्स। क्लियर है बच्चे? तो फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर 9 नंबर में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ